नमस्कार। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और ये आजादी हमको इतनी आसानी से नहीं मिली है। बलिदानियों का बलिदान का एक प्रतिफल है ये आजादी। हजारों लाखों बलिदानियों ने इस देश के लिए बलिदान दिया। एक देशभक्तों के देशभक्त थे। उनकी कहानी आज हम सुनने वाले हैं। कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे, लोकप्रिय जननायक थे, सेना नायक थे, सफल राजनीतिज्ञ थे, नेताओं के नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देशभक्तों के देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज हम इनकी कहानी सुनने वाले हैं। कुछ दिन पहले 23 जनवरी को इनकी 125वीं जयंती थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इनकी जयंती को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और जो प्रोग्राम 26 जनवरी का 24 जनवरी से चालू होता है, गणतंत्र दिवस का जो पर्व है जो 24 जनवरी से शुरू होता है, अब वो पर्व इनकी स्मृति में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में 24 जनवरी की बजाय और पहले 23 जनवरी से मनाया जाएगा। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में कटक में, जो आज उड़ीसा में। उस समय कटक और उड़ीसा और बंगाल पूरा एक ही था। इनके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा एक यूरोपियन स्कूल में हुई थी कटक की, और अपनी उम्र के 15-16 साल के शुरुआत के दौर में ही ये विवेकानंद को, उनके साहित्य को काफी अच्छे से पढ़ चुके थे। इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया और वहां पर उन्होंने देखा कि वहां के जो ब्रिटिश टीचर हैं वो दुर्व्यवहार करते हैं भारतीय छात्रों के साथ। इनके विरोध में उन्होंने स्ट्राइक की। बाद में उन्हें 1 साल के लिए कॉलेज से निष्कासित किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पिताजी की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करें और आईसीएस ज्वाइन करें। नेताजी की इच्छा थी कुछ और, वो देश की सेवा करना चाहते थे। उनके पिताजी ने उनको चुनौती दी कि तुम आईसीएस क्लियर करके दिखाओ। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और 1919 में वो यहां से, भारत से इंग्लैंड चले गए। उनके पास केवल कुछ महीने ही बचे थे। सब्जेक्ट ढेर सारे थे आईसीएस के एग्जाम के लिए, और उन्होंने काफी अच्छी मेहनत की। और जब रिजल्ट आया 2020 में, 1920 में, तो न केवल उन्होंने आईसीएस का जो एग्जाम है वो क्लियर किया, बल्कि टॉप रैंक, 4th रैंक हासिल की आईसीएस के एग्जाम में। उनके मन में जज्बा कुछ और था। उन्होंने त्याग पत्र देने का मन बना लिया था। काफी अंग्रेजों ने समझाया, उनको घर वालों ने भी समझाया, लेकिन अंततः उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और 1921 में वो वहां से वापस भारत आ गए। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंबई पहुंचे तो हजारों की भीड़ ने उनका स्वागत किया था। नेताजी ने सोचा, जब एक आईसीएस की सर्विस छोड़ने के बाद और देश की सेवा करने के उद्देश्य से जब वो यहाँ आए हैं, तो लोग उनका इतना स्वागत कर रहे हैं। यदि ये अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए देंगे तो भारत की जनता स्वाधीनता संग्राम में बिल्कुल मेरा साथ देगी। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की
और उनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास जी। ये कलकत्ता के महापौर भी रहे। जब स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने अपनी लड़ाई चालू की, अंग्रेजों ने कई बार इन्हें कारावास की सजा दी। कुल 11 बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस कारावास की सजा इन्हें मिली और 1925 में इन्हें मांडले कारावास भेजा गया। मांडले कारावास एक ऐसा जेल था जहां पे सीलन भरे कमरे होते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और 1927 में वो वहां से रिहा होते हैं। 1927 के बाद वो अपना आजादी की लड़ाई का काम शुरू रखते हैं। 1930 के दौरान पूर्ण स्वराज्य की मांग उठती है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज्य की मांग के पक्षधर थे। नेताजी 1930 के दरमियान महापौर भी रहे कलकत्ता के। 1933 से 1936 के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूरोप की यात्रा करते हैं, यूरोप में रहते हैं, समाजवाद का अध्ययन करते हैं, स्वास्थ्य लाभ भी करते हैं। जब 1936 के बाद वो यहां आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी लोकप्रियता कोई कम हो गई थी। 1938 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है उसमें वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1939 का जो कांग्रेस का इलेक्शन होता है अध्यक्ष के लिए, वो आप जानते हैं कहाँ हुआ था? वो त्रिपुर में हुआ था, हमारे जबलपुर में ही। हमारे जबलपुर में जो त्रिपुर एरिया है, तिलवारा घाट के पास का जो एरिया है, वहां पे कांग्रेस का 52वां अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में नेताजी फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। उस समय कांग्रेस में दो विचारधाराएं चलती रहती हैं। ये 1939 का वो दौर है जब द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ था। जो दो विचारधारा थी उसमें एक विचारधारा थी नरम वाली और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे सशक्त क्रांति। दोनों विचारधाराएं अच्छी थी और दोनों विचारधाराओं का एक ही उद्देश्य था, स्वाधीनता प्राप्ति। दोनों का उद्देश्य था अच्छा था, लेकिन विचार अलग अलग थे। अंततः नेताजी ने त्याग पत्र दे दिया 1939 के बाद और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 के समय। फॉरवर्ड ब्लॉक की जब उन्होंने स्थापना की तो अपने इस फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से भी वो स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। कलकत्ता में एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है हॉलवेट स्ट्रक्चर, और ये माना जाता था कि ये जो हॉलवेट स्ट्रक्चर है ये गुलामी का प्रतीक है। इन्होंने इस गुलामी के प्रतीक को, हॉलवेट स्ट्रक्चर था उसको, उसकी एक एक ईंट अलग कर दी, उसको पूरा तोड़ दिया। और जब अंग्रेजों ने सब देखा तो फिर से उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कारावास की सजा दी। लेकिन नेताजी जब कारावास में पहुंचते हैं वो भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। 11 दिन कुछ खाते पीते नहीं है, उनकी तबीयत खराब होने लगती है। नेताजी इतने लोकप्रिय होते हैं कि अंग्रेजों को यह डर था कि यदि नेताजी की मृत्यु जेल में हो जाती है तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा और वो वहां से उनको रिहा करते हैं और नजरबंद कर देते हैं। नजरबंद का मतलब आप सभी जानते हैं कि वो घर में रहते हैं लेकिन उस घर के बाहर एक कड़ा पहरा होता है। ये दौर था 1941 का, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। नेताजी अपने घर में होते हैं, रेडियो के माध्यम से जो द्वितीय विश्व युद्ध की खबरें होती हैं वो सुनते रहते हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँ कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसमें दो ग्रुप थे। एक था एक्सिस फोर्सेस यानी कि ध्रुवी शक्तियां, और एक दूसरा था अलाइड फोर्सेस। इस अलाइड फोर्सेस में थे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और बाकी उनके सहयोगी देश। और जो एक्सिस फोर्स था, जो ध्रुवी शक्तियां थी, उसमें थे जापान, इटली, जर्मनी और उनके सहयोगी देश। जब नेताजी रेडियो में सुनते रहते थे कि जर्मनी विश्व युद्ध में है और ये जानते थे कि जो जर्मनी है वो ब्रिटिश का दुश्मन है
और हम ब्रिटिश के अधीन थे, तो ब्रिटिश हमारा दुश्मन हुआ और ब्रिटिश के दुश्मन कौन हुआ? जर्मनी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना यूरोप जाया जाए और वहां पर जाकर इनसे बात की जाए और इनसे फिर मदद लेकर इनके साथ ब्रिटिश को हराया जाए। लेकिन वो नजरबंद थे उस समय पे। उन्होंने पूरी प्लानिंग की और साथ में अपना पूरा वेश बदला। वेश बदलकर वो कलकत्ता से निकले, कलकत्ता से बिहार पहुंचे, बिहार से होते हुए वो पहुंच गए पेशावर। पेशावर जो कि आज पाकिस्तान में है। आप देख सकते हैं कि एक लंबी दूरी उन्होंने तय की थी। पेशावर से उन्हें जाना था काबुल। पेशावर से जो रास्ता है काबुल का, वो पहाड़ों, जंगलों, नदियों से घिरा हुआ है। और जो पेशावर से लेके काबुल तक का पहुंचने का रास्ता उन्होंने पैदल तय किया। आप सभी से मैं एक सवाल पूछता हूं कि क्या कभी देश के लिए ऐसी जरूरत पड़ जाए कि आपको इतनी लंबी दूरी पैदल ही तय करना पड़े, तो क्या आप तय करेंगे? नेताजी वहां से पैदल चलते हुए काबुल पहुंच गए और काबुल में ये उत्तम चंद मल्होत्रा जी थे, एक व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी थे। वहां पर रुके और करीबन 52 दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस काबुल में रहे। उस समय उन्होंने पूरी कोशिश की कि कहीं से भी एक पासपोर्ट बन जाए। ये जर्मनी के दूतावास एम्बेसी गए और जर्मनी के अलावा ये इटली के भी दूतावास गए। वहां से ऑरलैंडो नाम से ये अपनी आगे की यात्रा करते हैं। जिनका पासपोर्ट बनता है वो ऑरलैंडो नाम से बनता है और वो काबुल से निकल चलते हैं और वहां से ये पहुंचते हैं रशिया, मॉस्को, और मॉस्को से होते हुए रोम होते हुए पहुंच जाते हैं जर्मनी। ये बात थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय की, 1941 1942 के समय की बात है ये। अब जब जर्मनी पहुंच जाते हैं तो वहां का जर्मनी का जो राष्ट्राध्यक्ष, जो चांसलर होता है, वो होता है हिटलर। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से यदि आपको मिलना हो तो ये इतनी साधारण बात नहीं होती है। वो तो हिटलर था वहां पर। तो आप समझ सकते हैं कि हिटलर से मिलना कितना कठिन काम होगा। इन्होंने बहुत कोशिश की और एक मजेदार दिलचस्प आपको एक तथ्य सुनाता हूं कि हिटलर जो था उसने अपने बहुत सारे बहुरूपिये बना के रखे थे, 2-4 बहुरूपिये बना के रखे थे। और जब ये मिलने जाते हैं तो अपने बहुरूपिये को हिटलर भेज देता है और जब नेताजी का सामना उनसे होता है तो नेताजी की जो सेंस पावर है, जो उनकी समझ बूझ की जो शक्ति है, वो बहुत ही तीव्र होती है। और वो जब वो बहुरूपी आता है और मिलता है तो नेताजी तुरंत बोलते हैं मुझे हिटलर से मिलना है। वो जो बहुरूपी है, जो हिटलर का बहुरूपी है, जो हिटलर जैसे ही दिख रहा था, वो आश्चर्यचकित हो जाता है, वापस चला जाता है। फिर दूसरा बहुरूपी आता है, उसको भी जो हिटलर का जो बहुरूपी है हिटलर बन के आता है। नेताजी उसको देखते हैं और तुरंत कहते हैं मुझे हिटलर से मिलना है। ये बार बार होता है। अंततः नेताजी हिटलर से मिलने में सफल हो जाते हैं। 1941 के दरमियान वो पहुंचे थे और 1942 मई में इनकी हिटलर से मीटिंग होती है। आप समझ सकते हैं, नक्शे को देख सकते हैं कि कहाँ इंडिया था और कहाँ जर्मनी। पूरा हमारा भारत क्रॉस करके, फिर अफगानिस्तान क्रॉस करके, फिर रशिया, यूरोप क्रॉस करके लास्ट में वो जर्मनी पहुंचते हैं। और जर्मनी में वो हिटलर से फिर उनकी मुलाकात होती है और अपना सारा कुछ प्लान बताते हैं। क्योंकि जो हिटलर था वो जो जर्मनी का तानाशाह था, हमारे दुश्मन का दुश्मन था, तो अपना उद्देश्य नेताजी बताते हैं कि हमारा उद्देश्य भारत को स्वाधीन कराना है। जो हिटलर है वो नेताजी की सारी बातें सुनता है, समझता है और वो कहता है कि देखो भाई, ये जो आपका भारत है वो जर्मनी से काफी दूर है। यदि आप मैप में देखें तो क्योंकि जर्मनी उस तरफ है और भारत इस तरफ है। जो जर्मनी है वो यूरोप में आता है। तो आप एक काम करो, हमारी जो एक्सिस फोर्स है, हमारी जो ध्रुवीय शक्तियां हैं, उसमें जो 3 देश हैं उसमें जापान भी हमारे साथ है। जापान एशिया का एक देश है और आप भी एशिया में ही, आपका जो देश है वो भी एशिया में ही है, तो आपको वहां से नजदीक पड़ेगा। मैं बोल देता हूँ, आपकी जाने की व्यवस्था कराता हूँ। तो एक पनडुब्बी की व्यवस्था कराई और ये तुरंत ही व्यवस्था नहीं हो पाई थी। 1941 जब ये मिले थे
उसके बाद मई 1942 में जब मई में मिले थे, उसके कई महीने कई हफ्ते लग जाते हैं पनडुब्बी व्यवस्था हो पाती है, और उस पनडुब्बी के माध्यम से वो पूरे अफ्रीका के किनारे 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 पहुंचते हैं, मेडागास्कर द्वीप। यदि आप देख पा रहे होंगे तो ये जो मेडागास्कर द्वीप है, ये मेडागास्कर द्वीप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेडागास्कर द्वीप है, ये यहाँ पे, मतलब ये जर्मनी है। ये मैप में सारा कुछ बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो मतलब ये इस जर्मनी से ये मेडागास्कर द्वीप है, तो गोल घूमते हुए पहुंचते हैं। कई हफ्तों की लंबी यात्रा होती है पनडुब्बी में, कई हफ्ते रहना बहुत मुश्किल काम है। इतने हार्ड वर्किंग थे हमारे नेताजी, इतनी तकलीफ सहते हुए भी आपके लिए, हमारे लिए, देश के लिए वो पनडुब्बी में बड़ी खतरनाक लंबी यात्रा करते हैं। और मेडागास्कर द्वीप पहुंचते हैं, वहां पे 400 मील का एक सफर होता है, जो कि एक रबर की एक नौका रहती है, वहां से तय करते हैं। और बाद में फिर एक पनडुब्बी आती है जापान से, उस पनडुब्बी में सवार होते हैं, और पनडुब्बी सवार होके नेताजी पहुंच जाते हैं जापान। जापान पहुंचते हैं, ये उस समय का दौर था जब वहां के जो प्रधानमंत्री थे, तोजो थे वहां के, और उनसे मुलाकात करते हैं 1943 में, 1943 में। आपको एक बात बताऊं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था, तो शुरुआती दौर में जो ध्रुवीय शक्तियां हैं, जापान जर्मनी, ये जीत रही होती हैं। जापान जीत रहा होता है, और जो जापान है वो ब्रिटिश को हराता है, और युद्ध बंदी जो रहते हैं ब्रिटिश के, जिसमें अधिकतर भारतीय सैनिक होते हैं, ये जापानी कब्जे में आ जाते हैं। नेताजी पहुंचते हैं 1943 में, 1943 में। उसके पहले ही 1942 के समय में रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह, ये दो लोग आजाद हिंद फौज के फर्स्ट डिवीजन का गठन करते हैं। और 1943 में, 1943 में जब नेताजी पहुंचते हैं और तोजो से मिलते हैं, तो आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए का पुनर्गठन होता है। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो नेताजी से कहते हैं हम आपका साथ देंगे, और 4 जुलाई को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर बने जाते हैं। 4 जुलाई को जो सुप्रीम कमांडर बनते हैं 1943 में, आजाद हिंद फौज के। आजाद हिंद फौज का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो सिंगापुर और रंगून में बनाया जाता है। इसके बाद जो तारीख आती है वो आती है 21 अक्टूबर 1943 की। इसके पहले की आपको घटना बताऊं कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते हैं, वो जापान की पार्लियामेंट में एड्रेस करते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। किसी दूसरे देश में जाना, दूसरे देश में जाके वहां की पार्लियामेंट को संबोधित करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सबसे खास तारीख जो है हमारे भारतीय इतिहास की, वो है 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943। इस तारीख को नेताजी एक अंतरिम सरकार बनाते हैं, आजाद हिंद सरकार। ये आजाद हिंद सरकार होती है, इसको विश्व के 1 2 नहीं 9 देश मान्यता देते हैं। इन 9 देशों में जो मुख्य देश होते हैं, जर्मनी, इटली, जापान, फिलीपींस, आयरलैंड और बाकी के देश। एक बहुत बड़ी घटना है जब नेताजी अपने अंतिम सरकार बनाते हैं, और 21 अक्टूबर के बाद वो पहुंचते हैं दिसंबर 1943, दिसंबर 1943 में अंडमान निकोबार में। वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और अपने अधिकार में अंडमान निकोबार को लेते हैं। अंडमान निकोबार का जो नाम है बदलकर स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप रख दिया जाता है। ये 1943 1944 का ही दौर होता है जब नेताजी जो स्लोगन देते हैं दिल्ली चलो का, जय हिंद का, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यदि आपने अपने स्कूल में एक तुलादान नाम का एक चैप्टर होता है, यदि पढ़ा हो, तो जब नेताजी रंगून में, बर्मा में लोगों को एड्रेस करते हैं और उनसे अपील करते हैं
सहायता की, तो महिलाएं अपने पूरे पूरे आभूषण निकाल के देती हैं, लोग अपनी संपत्ति दे देते हैं, माता पिता अपने बच्चों को सेना की लड़ाई के लिए दे देते हैं। इतने लोकप्रिय थे हमारे नेताजी, और उनकी जो वक्तव्य शैली थी काफी अच्छी होती है। दिल्ली चलो का नारा देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते कि सीधे दिल्ली में ही कूच कर जाए। उन्होंने ये देखा कि जो भारत का उत्तर पूर्वी इलाका है, उसमें कोहिमा का इलाका जो है, इम्फाल का इलाका है, वहां पे अंग्रेज जो है कम ध्यान देते हैं। तो वो ये प्लान करते हैं कि पहले इन क्षेत्रों में हम अधिकार करते हैं, इम्फाल पहुंचते हैं, गोवा पहुंचते हैं, और वहां पे भी अपना ध्वज लहराते हैं, उसको अपने अधिकार में लेते हैं। यहाँ बड़ी भीषण लड़ाई होती है। जापानी फौजें और नेताजी की आजाद हिंद फौज, ये दोनों मिलके ब्रिटिश फौज से लड़ती है। तो मैं इम्फाल की बात है, उस समय ऐसा होता है कि जो मानसून है उस समय से पहले आ जाता है और पानी काफी गिरता है। पानी गिरने के बाद मच्छर हो जाते हैं, मच्छरों का प्रकोप के बाद बीमारियां फैलती है, बहुत सारे सैनिकों की तबीयत खराब हो जाती है। और इससे भी बड़ी बात यह होती है कि जो ब्रिटिश फौज रहती है वो वायुसेना के माध्यम से कोहिमा इम्फाल में इनके ऊपर आक्रमण करती है और बहुत सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 26,000 सैनिक, एक दो नहीं, एक 2,000 नहीं, 26,000 सैनिक हमारे आजाद हिंद फौज के शहीद हुए थे। जो आंकड़े हैं वो बताते करीब 45 से 60,000 के बीच में जो नेताजी की आजाद हिंद फौज थी, उसमें करीबन इतने जवान थे। जब शुरुआती दौर में जापान जीतता रहता है, लेकिन बाद में जो बाजी है थोड़ी पलट जाती है। कोहिमा इम्फाल में जापानी सेना को और भारतीय सेना को, मतलब आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ता है। उस समय यूरोप से कुछ और खबरें आती है। अब एक खबर आती है अप्रैल 1945 की। अप्रैल 1945 में एक खबर आती है जर्मनी से, हिटलर सुसाइड कर लेता है, हिटलर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद जो इटली का तानाशाह होता है, इटली का राष्ट्राध्यक्ष होता है मुसोलिनी, उसकी हत्या हो जाती है। और विश्व का सबसे खराब दिन था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 का। ये तारीख थी जब अमेरिका परमाणु बम से आक्रमण करता है, परमाणु बम गिरा देता है हिरोशिमा और नागासाकी पे। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 की जापान के इन शहरों में देखते ही देखते 2 लाख लोग तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। जापान आत्मसमर्पण कर देता है। जो जर्मनी, इटली और जापान, तीनों का जो गठबंधन रहता है वो समझ लीजिए आत्मसमर्पण कर देता है। और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है अगस्त में। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, जो इनके सहयोगी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, जापान और ये सब सभी लोग हथियार डाल देते हैं। उस समय यही योजना बनती है कि जो नेताजी हैं वो एक प्लेन के माध्यम से अपने सहयोगियों के साथ में जापान की तरफ जाएं। वहां से जापान की तरफ से एक वायुयान आता है, लेकिन जैसा कि नेताजी चाहते थे कि सारे सहयोगी इसमें सवार होकर चले, लेकिन वहां पर यह संदेश होता है कि केवल 2 लोग आ पाएंगे। तो नेताजी अपने एक विश्वस्त सहयोगी के साथ उस जहाज में, एरोप्लेन में सवार होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्लेन है वो क्रैश हो गया था। ये 18 अगस्त 1945 की बात है और नेताजी लापता हो जाते हैं। ये आज भी रहस्य है कि नेताजी की उस समय मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी, नेताजी लापता हुए थे या क्या हुआ था, क्योंकि नेताजी का जो पार्थिव शरीर है वो नहीं मिलता है। उस समय जो समाचार चैनल में यही खबर चलती है कि नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया और नेताजी अब नहीं रहे। कहानियां खत्म नहीं होती है। जो आजाद हिंद फौज के सैनिक होते हैं उनको सभी को दिल्ली लाया जाता है। और जो आजाद हिंद फौज के जो शीर्ष अधिकारी होते हैं, 3 शीर्ष अधिकारी,
इनके खिलाफ दिल्ली के लाल किले में ट्रायल चलता है। हम जानते हैं कि एक समय ट्रायल चला था भगत सिंह के ऊपर, उनको फांसी की सजा होती है। ये जो 3 शीर्ष अधिकारी हैं, इनके खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा चलता है और इन्हें भी शुरुआती दौर में फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन ये दौर उस समय का बिल्कुल अलग था। देश की जनता जाग चुकी थी और सड़कों पर आ चुकी थी। देश की जनता जब लाल किले में ट्रायल चल रही तो बाहर खड़ी रहती थी और उन्होंने अंग्रेजों का काफी विरोध किया। अंग्रेज समझ गए थे कि यदि इन्हें फांसी दी जाती है तो ये जन आंदोलन बहुत उग्र हो जाएगा। अंततः जो उस समय के तत्कालीन वाइसराय थे, उन्होंने इनकी जो सजा है वो निरस्त कर दी। ये 1945 के बाद की बात है, 1945 से 1946 के बीच की बात है। ये समय ऐसा भी था जब देश में सेना ने, जो कि भारतीय सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह करना चालू किया था। आपको एक खास बात बताऊं कि जबलपुर में, हमारे शहर में 1700 सैनिकों ने मार्च निकाला था। अलग अलग देश के हिस्सों में विद्रोह चालू हो गए थे। वायुसेना ने विद्रोह किया था, भारतीय सैनिकों ने, जल सेना ने विद्रोह किया था, मुंबई में विद्रोह चालू हो गए थे। जब ये बहुत सारे विद्रोह चालू हुए तो अंग्रेज डर गए और अंग्रेजों को, जो कि इनका प्लान था 1948 में भारत को आजाद कराने का, उन्होंने उसके पहले ही 15 अगस्त 1947 को आजादी दी। एक बात और आपको बताना चाहूंगा 1956 की, जब इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर आए थे, उन्होंने पूछा, यहाँ के गवर्नर से बातचीत हुई और गवर्नर जब इटली के इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है उनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण था कि आपका जो प्लान था आजादी का, भारत की आजादी का, वो 1948 का प्लान था, लेकिन आपने 1947 में समय से पहले ही आजादी दे दी। तो उन्होंने कहा कि 1945 से 1946 के दरमियान विद्रोह चालू हो गए थे और सुभाष चंद्र बोस, ये जो नाम था, इनसे काफी परेशानी थी अंग्रेजों की। और आखिर में 1947 में 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। एक लंबी कहानी है, ये लंबी कहानी जरूर है, लेकिन आप इस कहानी को अपने छोटे भाई बहनों को, अपने